हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। मैं हूं प्रवीण कुमार शर्मा और हम इस सीरीज में पॉलिटी को स्टार्टिंग से एंडिंग तक क्वेश्चंस के थ्रू कंप्लीट करते चल रहे हैं। और ये है हमारा पार्ट 8 और इसमें हम टॉपिक जो कवर करेंगे वो है फंडामेंटल राइट्स। और आप सभी क्वेश्चंस को साथ साथ सॉल्व करते चलें और लेक्चर के लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। विच कंट्री एक्सेप्टेड द पॉलिसी ऑफ डुअल सिटीजनशिप, यानी कि किस देश ने दोहरी नागरिकता की नीति को स्वीकार किया है। अब एक कंट्री में दो नागरिकता मिलेंगी तो उसका प्रावधान कैसे होगा। जो यूनियन लिस्ट होगी और स्टेट लिस्ट होगी उसमें अलग अलग एड्रेस करना होगा, यानी कि उसमें क्या होगा, स्टेट लिस्ट को ज्यादा महत्व दिया जाएगा एज कंपेयर टू यूनियन लिस्ट को। पर हमारा जो भारत है उसमें क्या होता है, यूनियन लिस्ट ज्यादा महत्वपूर्ण है एज कंपेयर टू स्टेट लिस्ट, यानी कि हम सेंटर की तरफ आकर्षित हैं, यानी कि एक जुड़ाव सा दिखाई देता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और साथ ही में इसकी हम बात करें तो ये फॉलो करता है अमेरिका, यानी कि डी इसका हो जाएगा राइट आंसर, यूएसए। तो ये है डुअल सिटीजनशिप जो कि अमेरिका फॉलो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अ कोर्ट इशू फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय जारी कर सकता है। अब एक एक्ट आया, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि आर्टिकल 32 क्या बोलता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसमें क्या है, इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी कि किसी के भी मौलिक अधिकारों का यदि हनन होगा वो पर्सन डायरेक्ट अप्रोच कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में, यानी कि अ पर्सन कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली। अब वो पर्सन जो है सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट अप्रोच करेगा तो सुप्रीम कोर्ट उसके साथ क्या करेगा, तो द सुप्रीम कोर्ट शैल इशू ऑर्डर्स इंक्लूडिंग रिट्स इन दैट रिगार्ड, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उसके संदर्भ में रिट जारी किए, यानी कि सी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। अब ये जो शक्तियां कुछ प्रदान की हैं, यानी कि शक्तियां जो प्रदान दी गई हैं उनको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये 5 शक्तियां हैं, जो रिट्स हैं जो 5 हैं और ये लिए गए हैं इंग्लैंड से लिए गए हैं। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि जो रिट्स हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, तो ये लिए गए हैं इंग्लैंड से। और जो हमारे बी आर अम्बेडकर जी थे उन्होंने इस आर्टिकल को क्या बोला है, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर बोला है पार्ट 3 को हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला गया है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है, साथ ही में ये इंग्लैंड से लिए गए हैं तो ये भी क्वेश्चन बनते हैं। तो फर्स्ट जो रिट्स जारी किया गया वो है हैबियस कॉर्पस, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। यानी कि इसमें क्या होगा, यदि कोई पुलिस किसी व्यक्ति को बंद करती है तो उसके द्वारा यदि वो समझता है कि उसको अवैध रूप से बंद करा गया है तो उसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है, जो हमारी जुडिशरी है वो ये आदेश देती है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर उपस्थित करे, जिससे न्यायालय बंदी बनाए गए जो व्यक्ति है उसके कारणों पर विचार कर सके, यानी कि जो फिजिकली बिफोर द कोर्ट, ये इसमें हैबियस कॉर्पस में बोला गया है। उसके बाद जो सेकंड रिट जारी हुआ वो है मैंडामस, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि वी कमांड, यानी कि आदेश देते हैं और इसी को बोला जाता है परमादेश। अब परमादेश का लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी, यानी कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट होगा वो अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर सकता है, और इस प्रकार की आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी किया जाता है, यानी कि इश्यूड अगेंस्ट दैट दोज पब्लिक ऑफिसर हु डू नॉट देयर पब्लिक ड्यूटी, यानी कि वो यदि पब्लिक की ड्यूटीज नहीं करता है तो गवर्नमेंट उसको ये याद दिलाता है कि वो अपने कर्तव्यों का पालन करे। उसके बाद जो थर्ड जारी किया गया रिट्स है वो है प्रोहिबिशन, यानी कि प्रतिषेध लेख, और यह आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालयों व अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरण को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने यहाँ कार्यवाही ना करे, क्योंकि यह मामला
उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट होगा या फिर हाई कोर्ट होगा, वो जो हमारे लोअर कोर्ट्स हैं उनको ये बोलेगा कि ऑर्डर टू स्टॉप दैट कोर्ट फ्रॉम वर्किंग ऑन अ केस आउटसाइड इट्स जुरिडिक्शन, यानी कि उनके कार्य के बाहर का कार्य है तो आप उस पर रोक लगा दीजिए। उसके बाद जो फोर्थ रिट्स जारी किया गया वो है सर्टायोररी, यानी कि ये क्या है, सर्टायोररी जिसको कि हम बोलते हैं उत्प्रेषण, और इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास लंबित मुकदमों के न्याय निर्णय के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेजे। जैसे कि कुछ लोअर कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कोई केस चल रहा है तो वो हाई कोर्ट में केस चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि आप इस केस को सुप्रीम कोर्ट में भेजिए। तो ये है सर्टायोररी। उसके बाद जो फिफ्थ रिट्स है वो है क्यो वारंटो, यानी कि अधिकार प्रक्षालेख। अब इसमें क्या है, वाई व्हाट अथॉरिटी, यानी कि आप किसकी परमिशन से ऐसा कुछ कर रहे हैं, अंडर व्हाट वारंट इशूड अगेंस्ट दोज हु ऑक्यूपाइज अ पब्लिक ऑफिस अनलॉफुली, यानी कि जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, तो न्यायालय अधिकार प्रक्षा के आदेश के द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस अधिकार से कार्य कर रहा है, और जब तक वह इस बात का संतोषजनक उत्तर नहीं देता वह कार्य नहीं कर सकता। तो ये हमारे थे मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए इनको रिट्स जारी किया गया था, और इसी को B.R. अम्बेडकर जी ने कहा गया है हार्ट एंड सोल। तो सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Who considered the right to constitution remedies as very heart and soul of Indian Constitution, यानी कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा के रूप में किसने माना है। तो हमने बात की है जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज थी, यानी कि आर्टिकल जो 32 है उसको B.R. अम्बेडकर जी ने कहा है हार्ट एंड सोल। जी इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है Who is the guardian of fundamental rights enumerated in Indian Constitution, यानी कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के संरक्षक कौन है। तो कौन है, सुप्रीम कोर्ट इसका संरक्षक होगा, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट होगा इस पर रिट्स जारी ये करेगा। तो ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल राइट्स, यानी कि भारतीय संविधान के कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो ये जो मौलिक अधिकार हैं हमारे, ये पार्ट 3 से संबंधित हैं, यानी कि भाग 3 से संबंधित है, और आर्टिकल इसमें 12 से लेकर 35 तक आर्टिकल आते हैं, और ये मौलिक अधिकार जो हैं ये लिए गए हैं यूएसए से। इतना कुछ हमें इस क्वेश्चन से रिलेटेड याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following is the guardian of fundamental rights, यानी कि निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार का संरक्षक है। तो हमने बात की कि जो लेजिस्लेचर होंगे, जो एग्जीक्यूटर होंगे, जुडिशरी होंगे, ये तीन अपने आप में शक्ति हैं, और उसके आधार पर हमने बांटा कि जो लेजिस्लेचर होगा वो रूल्स बनाएगा, एग्जीक्यूटिव जो होगा उनको फॉलो करवाएगा, और जुडिशरी जो होगा उनका संरक्षक करेगा, यानी कि वो कैसे पालन हो रहे हैं उनको जुडिशरी देखेगा। यानी कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उसके गार्जियन किसको कहा गया, जुडिशरी को कहा गया। तो डी इसका हो जाएगा राइट आंसर, न्यायपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लिस्ट 1 दिया गया है उसमें आर्टिकल्स हैं, और लिस्ट 2 में उसके ब्रीफ में दिया गया है कि कौन सा आर्टिकल किससे संबंधित है, ये हमें बताना है। तो जो हमारा आर्टिकल 14 है, तो जो हमारे आर्टिकल 14 to 18 आते हैं ये आते हैं समानता का अधिकार में। तो जो 14 आर्टिकल है वो है विधि के समक्ष समता, यानी कि स्टेट शैल नॉट डिनाई इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, और इसको हम देख भी चुके हैं। इसका अर्थ यह है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा और उन पर एक समान लागू करेगा। तो आर्टिकल 14 आ जाएगा राइट टू इक्वलिटी। तो जो हमारा आर्टिकल 22 है वो रिलेटेड है डिटेंशन से, यानी कि राइट ऑफ अ पर्सन
अंडर डिटेंशन। अब डिटेंशन किस टाइप का होगा, वो पनिशेटिव होगा या फिर प्रिवेंटिव होगा, इसको हम समझ लेते हैं। तो जो आर्टिकल 22 बोलता है वो बोलता है अगर किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में लिया गया हो तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। और वो स्वतंत्रता क्या है? फर्स्ट है हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। सेकंड होगा 24 घंटे के अंदर आने जाने का उसमें समय हटा लिया जाएगा, उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा 24 घंटे के अंदर। उसके बाद है उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। अब हमने बात की थी एक पनिशेटिव होगा यानी कि दंडात्मक होगा और एक होगा प्रिवेंटिव यानी कि निवारक निरोध। अब ये निवारक निरोध क्या होगा? जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल 22 के क्लॉज 3, 4, 5, 6 यानी कि अनुच्छेद 22 के खंड 3, 4, 5 तथा 6 में इन प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। और वो प्रावधान क्या है? जो प्रिवेंटिव कानून होगा उसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को अपराध करने के पूर्व गिरफ्तार किया जा सकता है। जैसे कि अभी हमारा आर्टिकल 370 हटाया गया था तो जम्मू एंड कश्मीर में कई पॉलिटिक्स को उस आर्टिकल के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। अब निवारक निरोध का उद्देश्य व्यक्ति को अपराध करने के लिए दंड देना नहीं है वरन उस अपराध करने से ही रोकना है। यानी कि वस्तुतः यह निवारक निरोध राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाए रखने या भारत की सुरक्षा संबंधी कारणों से हो सकता है। जब किसी व्यक्ति को निवारक निरोध यानी कि प्रिवेंटिव के लिए डिटेंशन करा जाता है, उस विधि के अधीन गिरफ्तार किया जाता है, तब क्या होगा? सरकार ऐसे व्यक्ति को केवल 3 महीने तक अभिरक्षा के निरुद्ध कर सकती है। यदि गिरफ्तार व्यक्ति को 3 माह से अधिक समय के लिए निरुद्ध करना होता है तो उसके लिए सलाहकार बोर्ड का प्रतिवेदन प्राप्त करना पड़ता है। उसके बाद सेकंड है इस प्रकार निरुद्ध व्यक्ति को यथाशीघ्र निरोध के आधार पर सूचित किए जाएंगे, किंतु जिन तथ्यों को निरस्त करना लोकहित के विरुद्ध समझा जाएगा उन्हें प्रकट करना आवश्यक नहीं है। थर्ड पॉइंट है निरुद्ध व्यक्ति का निरोध आदेश के विरुद्ध अभ्यादेश करने के लिए शीघ्रातिशीघ्र अवसर दिया जाना चाहिए। अब इसके तहत कुछ रूल्स भी बनाए गए हैं, विधियां हैं जिसके लिए निवारक निरोध अधिनियम 1950 आया था। उसके बाद आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971 आया था और साथ ही में विदेशी मुद्रा संरक्षण व तस्करी निरोध अधिनियम 1974 आया। उसके बाद आया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1918 और आतंकवाद एवं विध्वंसकरण गतिविधियां निरोधक कानून भी आया जिसको हमने टाडा कहा था यानी कि टेररिस्ट एंड डिसरप्टेड एक्टिविटीज एक्ट 1985 जिसे टाडा बोला गया और इसको हटा दिया गया कब? 1995 में। जो हमारे संजय दत्त का आपने नाम सुना होगा, फिल्म स्टार हैं, उनको टाडा और पोटा इन्हीं के अधीन लिया गया था। पोटा क्या है? प्रिवेंटिव ऑफ टेररिज्म एक्ट यानी कि प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, ये आया था 2002 में और इसको हटा दिया गया था 2004 में। तो ये आर्टिकल 22 से रिलेटेड थे। अब जो आर्टिकल 25 दिया गया है तो जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है आर्टिकल 25 टू 28 इसमें आते हैं। तो 25 क्या कहता है? कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है यानी कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये आता है आर्टिकल 25 में। उसके बाद है आर्टिकल 32 यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, इस चीज को हमने अभी डिस्कस किया है। तो लिस्ट 1 डायरेक्टली मैच हो रहा है लिस्ट 2 से यानी कि ए का 1 हो जाएगा, बी का 2, सी का 3 एंड डी का 4। तो ये ऑप्शंस थे तो ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ह्यूमन राइट एज वेल एज अ फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव अधिकार के साथ भारत से संबंधित संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार है? तो जो राइट टू इंफॉर्मेशन है, राइट टू एजुकेशन, राइट टू वर्क, राइट टू हाउसिंग। तो ये जो राइट टू एजुकेशन है ये मानव अधिकार भी है और साथ साथ ह्यूमन राइट्स यानी कि इसके अंतर्गत भी आता है ह्यूमन राइट एज वेल एज फंडामेंटल राइट भी हमारा ये है राइट टू एजुकेशन, जो कि इसके थ्रू ऑप्शन हो जाएगा बी। तो बी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अंडर द प्रोविजन ऑफ राइट टू फ्रीडम of religion are included।
अब जो हमने बात की है यानी कि धर्म के स्वतंत्रता के प्रावधान के तहत शामिल है, तो हमने जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 25 से 28 तक जो दिया गया है उसमें बात की है। तो जो राइट टू प्रोपेगेट रिलीजन यानी कि धर्म के प्रचार प्रसार करने का अधिकार है इसके तहत। और जो सिख लोग होते हैं वो एक चाकू टाइप का अपने साथ रखते हैं, इसको बोला जाता है कृपाण। और राइट टू सिक्स टू बियर एंड कैरी कृपाण यानी कि सिखों को कृपाण पहनने और ले जाने का अधिकार है। साथ ही में राइट टू द स्टेट टू लेजिस्लेट फॉर सोशल रिफॉर्म, ये भी ठीक है। और इसके बाद आता है राइट टू रिलीजियस बॉडीज टू सिक्योर कन्वर्सन ऑफ पीपल टू देयर ऑन फेथ यानी कि धार्मिक निकायों का अधिकार है कि वे अपने स्वयं के विश्वास के लिए लोगों के रूपांतरण करें। तो ये नहीं है, जिसको जो मर्जी आएगी वो अपना धर्म चुन सकता है। तो 1 2 3 को ये फॉलो करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज नॉट अवेलेबल टू फॉरेन सिटीजन्स यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिक के लिए उपलब्ध नहीं है। तो जो लॉ बने हैं वो सभी के लिए समान है यानी कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये विदेशी नागरिकों के लिए भी होगा। राइट टू फ्रीडम टू लाइफ एंड बॉडी यानी कि जीवन और शरीर की स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी होगा, वो यहाँ पर आएगा, रह सकता है, कैसे भी रह सकता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन यानी कि शोषण के खिलाफ अधिकार, ये भी उसको दिया गया। पर राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं दी गई है, क्योंकि वो यहाँ पर अपने देश में आकर कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, तो ये अधिकार उनको नहीं मिला है। तो बी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग।